हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल कहानी निकिता की ज़ुबानी में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज की हमारी कहानी है श्रापित गांव। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया था और ग्रेजुएशन करके आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कि कितने वर्षों बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। विनय को अपने माता पिता, भाई बहन इन सब से मिलने की बहुत उत्साह था। लंबा सफ़र था, इसलिए विनय ने थोड़ी देर हिंदी स्टोरी चला ली और कहानियाँ सुनते सुनते कुछ घंटों के सफ़र के बाद आखिर विनय अपने गांव पहुंच गया। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही विनय को एक ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक आज ही हुई, क्योंकि विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फ़ोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह अंबाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने घर में फ़ोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफ़र कर कर आ रहा है, इस वजह से ना बताया हो। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटा पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत कैसे हो गई, क्योंकि उसके चाचा जी की ना तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्त थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा की मौत हुई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़े ही देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के लोग उसके चाचा को शमशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा कर विनय भी आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई, उसे भी तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट आना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो शमशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे, अब न जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, कुछ नहीं, बस तुम बैठे रहो। और उस सभी को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया। विनय बैठे बैठे बस में यही सोच रहा था, ऐसा क्या है वहाँ और यह सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर इस गांव के 300 लोगों की जान ले ली। विनय इसी उधेड़बुन में था। तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था कि आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। विनय ने अपने घर में भी सबसे पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था, इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा, आखिर क्या है यह। अगले दिन विनय ने गांव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश की, पर गांव का कोई भी व्यक्ति विनय को इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना कर दिया था। इसलिए किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को बता ही दिया। उन्होंने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है। वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है। आंखें बाहर निकल जाती हैं, जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक कर सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है
उसकी सज़ा अब सब भुगत रहे हैं। उस चाचा ने बिना रुके यह सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते ही विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है, बताओ मुझे। विनय के बार बार पूछने पर फिर उस चाचा ने बताना शुरू किया। लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और सकीना की मौत हुई थी। उसी का खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा यह गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश को सकीना से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए गांव वालों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो गया था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। लेकिन सुरेश और सकीना को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वह कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों साथ में ही रहेंगे, चाहे आप लोग हमको गांव से क्यों ना निकाल दें, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरा प्यार था दोनों में। लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से सुरेश के घर वालों ने सुरेश को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरेश और सकीना गांव से दूर बाहर रहने लग गए। लेकिन गांव वालों तो मानो इन दोनों की जान के पीछे ही पड़े हुए थे। वो कह रहे थे, जहाँ मिल जाएंगे हम उन्हें वहीं काट देंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में सकीना और सुरेश दोनों एक ढाबे में बैठकर समोसे खा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव का एक आदमी उन्हें देख लेता है और गांव में फ़ोन करके सबको बता देता है। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जान के कितने प्यासे थे सब लोग। फ़ोन करते ही तुरंत बाज़ार में पहुंच गए और गांव में फ़ोन करते ही देर नहीं और गांव वालों को आते देर नहीं। उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग सकीना को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग सुरेश को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो सभी लोग इन दोनों को घसीटते हुए खेतों की तरफ लेकर गए। वह सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे जैसे इनकी जान लिए बिना नहीं मानेंगे। उन दोनों को सब गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। खेतों में कोई डीजल का भरा हुआ कनस्तर लेकर आया हुआ था। उन दरिंदों ने सकीना और सुरेश दोनों को एक साथ लिटाकर दोनों के ऊपर पूरा डीजल उधेड़ दिया और उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। सुरेश ने मरते मरते कहा, हम दोनों का श्राप है और मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद से ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है, एक ही तरह से ली है। विनय ने उस चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीज़ों पर उसका ज़्यादा कोई विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा था विनय और ऐसी किसी चीज़ों को नहीं मानता था। इसलिए उसने ठान लिया कि वह पता लगा कर रहेगा कि कौन है जो सुरेश और सकीना की नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। इसलिए विनय ने अगले ही दिन से वहाँ जाना शुरू कर दिया जहाँ सकीना और सुरेश रहा करते थे। वहाँ नज़र रखना शुरू कर दिया। विनय ने सोचा, कोई है जो इनका नाम लेकर सबको मौत के घाट उतार रहा है। इसलिए विनय रोज़ रात के 8 बजे आकर सकीना और सुरेश के घर के बाहर बैठकर नज़र रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नज़र रखने पर भी विनय को कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। पर एक दिन विनय रोज़ से थोड़ा जल्दी ही सकीना और सुरेश के घर पर आ गया। विनय एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चाचा जिसने विनय को सुरेश और सकीना की सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश और सकीना के घर का दरवाज़ा खोल के सीधा घर के अंदर चला गया। विनय यह देखकर समझ चुका था, पूरे गांव को मूर्ख इसी ने बना रखा है। लेकिन विनय उस दिन वापस चला गया और क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर देखूंगा,
और यह कल भी आया तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात विनय फिर सकीना और सुरेश के घर के बाहर आया, उसी समय, और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा वही चाचा आज भी एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर सुरेश के घर के अंदर जा रहा है। विनय को तो पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन विनय वहां से चला गया और फिर तीसरी रात को विनय अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। विनय आज सोच कर आया था, इस चाचा का तो मैं काम तमाम कर ही दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ़ बनाया सबको। विनय यही सब सोच रहा था, तभी वो चाचा वहां आ गया। आज भी वो चाचा अपने हाथ एक प्लास्टिक की थैली लेकर आया था। चाचा ने सुरेश के घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही विनय अपनी जगह से उठा और वो भी सुरेश के घर के अंदर चला गया। विनय भी आज अपनी पूरी तैयारी से आया हुआ था। अंदर जाते ही विनय ने उस चाचा को दबोच लिया और विनय ने कहा, चाचा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं आज। सभी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों? अब बताओ, क्यों लोगों का तुम मूर्ख बना रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा। चाचा, बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर विनय ने उस चाचा को वहीं पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा, 3 गिनती के अंदर बता दो, वरना मैं आज तुम्हारे सच में मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वह लोग मुझे मार देंगे। चाचा की बात सुनकर विनय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मारे या ना मारे, पर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। विनय को इतना गुस्से में देख उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी समय यहीं मिलना, उसके बाद तुम अपनी आंखों से सब सच देख लेना। विनय उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा, कल तुम कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी करी ना, मैं सच मानो तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना बोलकर विनय उस चाचा को छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर चला जाता है। कल रात यानी अगली रात विनय 8 बजे ही सुरेश के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली ले रखी है और उस थैली में वो कुछ बांध कर ला रहा है। चाचा ने आज विनय को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो सुरेश के घर के अंदर जाने लगा। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे विनय। घर के अंदर आते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी, उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकालकर दोनों समोसों में चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास रख दी और दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद विनय ने देखा किसी ने दरवाज़ा खोला, पर जिसने दरवाज़ा खोला वो नहीं दिख रहा था और उसने समोसे की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय से कहा, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वही हैं। उस चाचा की बात पूरी होती उससे पहले ही विनय ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुरंत बाहर निकल आओ, वरना मैं पूरे गांव वालों को फ़ोन करके बुला लूँगा। अभी भी सोच लो, फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले वही करेंगे तुम्हारे साथ जो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। विनय गुस्से में गया और दरवाजे को पीटने लगा। तभी भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। विनय ने उस दरवाजे में लगातार लात मार मार कर उसे तोड़ दिया और जैसे ही विनय ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई नहीं था और बस वहाँ समोसा की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी सी चटनी। बस यही सब था उस कमरे के अंदर। विनय यही सोच रहा था, जो लोग इसके अंदर थे वो गए तो गए कहाँ, क्योंकि प्लेट तो 2 थी, इसलिए जाहिर सी बात है अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में विनय अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा, बताओ कहाँ हैं वो लोग, कहाँ भाग गए? चाचा, बताओ उन लोगों के क्या नाम थे और कौन हैं वो लोग? विनय बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और विनय को बाहर धक्का दे दिया
और वो टूटा हुआ दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद से ही विनय को अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प कर चीख रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो आवाज़ आनी बंद हो गई और बाद में वो दरवाज़ा खुला। विनय बाहर ही खड़ा था अभी भी। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से दो लोग बाहर आए और जैसे ही विनय ने उन दोनों को देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गई और लग रहा था कि विनय की सांसें भी मानो रुक जाएंगी, क्योंकि अंदर से जो दो लोग बाहर निकले थे वो बिल्कुल जले हुए थे। वो एक लड़का और एक लड़की थे और दोनों बिल्कुल जली भुजी झुलसी हुई हालत में थे। उनका चेहरा बड़ा ही भयानक सा था और दोनों ने बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज़ में एक साथ कहा, कल से समोसे तुम लेकर आओगे और रोज़ लेकर आओगे, इसी समय लेकर आओगे, नहीं तो अभी इनके साथ यहाँ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए, पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी पिटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा तुरंत अपने घर को वापस भाग गया और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के इंटरव्यू हैं, मेरे पास कल रात को ही फ़ोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े हैरान थे और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा की 13वीं नहीं हुई। अपने पिताजी की बात बीच में ही काटते हुए विनय ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक करा और घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। अब क्या विनय दिल्ली वापस जा पाएगा? क्या वो उन दोनों डरावनी शक्ल वाले लोगों से बच पाएगा? क्या वो समोसे लेकर नहीं जाएगा? कहानी में बने रहे। यह सब आपको जानने को मिलेगा श्रापित गांव के अगले भाग में। तब तक हमारे चैनल कहानी निकिता की ज़ुबानी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अगली कहानी की नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाए।